हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 5 सॉल्व करेंगे जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह की टीजीटी इंग्लिश की बुक से लिया है। अगर आप इस पेपर में 100 प्लस का स्कोर कर पा रहे हैं तो नो डाउट आपकी स्टडी अच्छी चल रही है, और अगर 100 से थोड़ा कम जा रहा है आपका तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, an alexandrine is a verse line in A. An iambic hexameter, B. An iambic pentameter, C. A dactylic tetrameter and D. A trochaic hexameter। alexandrine लाइन में बताना है जो वर्स लाइन है इसमें क्या होता है। iambic hexameter होता है, पेंटामीटर होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है दैट इज A, an iambic hexameter। Question number 2, an iambus consists of 1. An accented syllable followed by an accented one, B. 1 accented syllable followed by an accented one, C. 2 unaccented syllables followed by an accented one and D. 2 accented syllables followed by an unaccented one। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है। जो आयम्बस होता है इसमें एक फूट होता है तो उसमें क्या होता है अनएसेंटेड प्लस एसेंटेड, ये होता है अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस। तो इसमें देख लेते हैं 1 अनस्ट्रेस या अनएसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एसेंटेड सिलेबल। असेंटेड को ही हम स्ट्रेस सिलेबल भी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक वर्स इज। ब्लैंक वर्स क्या है। A rhymed iambic pentameter, B unrhymed iambic pentameter, C dactylic tetrameter and D anapestic hexameter। देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। तो ये जो हमारा ब्लैंक वर्स है दैट इज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। मीन्स इसमें पेंटामीटर होता है आयम्बिक पेंटामीटर, लेकिन इसकी जो लाइन्स है वो राइम नहीं करती, वो अनराइम्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्री वर्स इज पोएट्री। फ्री वर्स कैसी पोएट्री होती है। ए रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, बी कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, सी हैविंग नाइदर डेप्थ नोर कमिटमेंट एंड डी रिटन इन ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आंसर इज बी कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। इसमें कोई भी रेगुलर मीटर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, ब्योवुल्फ इज। ब्योवुल्फ क्या है। ए फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक, बी फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, सी फर्स्ट इंग्लिश नोवेल एंड डी फर्स्ट इंग्लिश एसे। द करेक्ट आंसर इज ए फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक। क्वेश्चन नंबर 6, I had found my religion. Nothing seemed more important to me than a book. I saw the library as a temple. Who said this? तो हमें बताना है जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला है। ए जीन पॉल सार्टर, बी शेक्सपियर, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी मैथ्यू अर्नोल्ड। the correct answer is A, Jean Paul Sartre। Then direction, choose the figure of speech in the lines। अब हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। फिगर ऑफ स्पीच की मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन, सैली सेल्स सी सेल्स बाय द सी शोर। तो इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी है। ए एंटी क्लाइमैक्स, बी मेटाफर, सी एपोस्ट्रोफी एंड डी एलिट्रेशन। तो वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं एस साउंड जो है बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है, और ये इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग का जो साउंड या लेटर कोई रिपीट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8, and thou Dalhousie, the great god of war, lieutenant colonel to the Earl of Mar।
सो इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। सो ए एंटी क्लाइमेक्स, बी मेटाफर, सी एपोस्ट्रोफी एंड डी एलिट्रेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंटी क्लाइमेक्स। जब इवेंट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो वो क्लाइमैक्स होता है, लेकिन जब हम इवेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में रखते हैं तो वो एंटी क्लाइमैक्स होता है। तो अगर आपका आंसर एंटी क्लाइमैक्स है तो आपका आंसर सही है, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बाइंड अप योर येलो हेयर एंड टाई इट ऑन योर नेक एंड सी यू लुक एज मैडन लाइक एज द डे दैट फर्स्ट वी मेट। तो इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच देखना है कौन सा है। ए एंटी क्लाइमेक्स, बी एसोनेंस, सी एपोस्ट्रोफी एंड डी एलिट्रेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी एसोनेंस। एसोनेंस होता है जहाँ पे वोवल साउंड बार बार रिपीट होते हैं, तो वहाँ पे एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होती है। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होती है। सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीच इज सिल्वर्न बट साइलेंस इज गोल्डन। सो एंटी क्लाइमैक्स, मेटाफर, एपोस्ट्रोफी और एंटीथेसिस। सो द करेक्ट आंसर इज डी एंटीथेसिस। जब एक ही सेंटेंस के अलग अलग पार्ट में जो एक तरह से दो सेंटेंस हो गए हैं और इसमें क्या है, ऑपोजिट बातें कही गई हैं, जैसे स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्डन। सो यहाँ पे एंटीथेसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लिंगर लॉन्गर एंड लैंग्वर और राइडर रीडर रेडर एंड रूडर। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, वेरी इजी क्वेश्चन। सो ए एंटी क्लाइमेक्स, बी मेटाफर, सी एपोस्ट्रोफी एंड डी कॉन्सोनेंस। सो आई होप आपने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। सो दैट इज डी कॉन्सोनेंस। जब भी कॉन्सोनेंट लेटर जो रिपीट हो रहा है, यहाँ देखिए एल एल एल, और यहाँ पे एक चीज़ आप और देखेंगे, यहाँ पे लिंगर लॉन्गर लैंगर सब में साउंड भी सेम आ रहा है ना, और कॉन्सोनेंट यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट्स फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। यहाँ देखिए राइडर रीडर रेडर एंड रूडर, तो जहाँ पे सेम साउंड हमारा एक ही वर्ड से बने कुछ अलग अलग साउंड निकल के आते हैं और कॉन्सोनेंट हमारा रिपीट होता है, तो वहाँ कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आपने डी ऑप्शन करेक्ट किया है तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, बॉयज विल बी बॉयज। तो ए एंटी क्लाइमेक्स, बी एपिग्राम, सी एपोस्ट्रोफी एंड डी एलिट्रेशन। तो देखते हैं इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी एपिग्राम। जहाँ कुछ कहावतें टाइप कुछ कोई शॉर्ट स्पीच वगैरह चलती है उसको हम एपिग्राम बोलते हैं। तो बॉयज विल बी बॉयज, बी ऑप्शन इज करेक्ट, एपिग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज। सो वो लैंग्वेज जिसमें शेक्सपियर ने अपने मोस्टली ड्रामाज में कौन सी लैंग्वेज यूज की है। सो पोइटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज और डी ड्रामेटिक वर्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर 14, शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 generally show a reaction of general philosophy on life, dramatic interchange, C personal relationship with a young rich patron and D dramatic argument with the dark lady. So question number 14, the correct answer will be C. So शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट लिखे हैं, जिसमें से उसने 126 अपने फ्रेंड WH को डेडिकेट किए हैं। लेटर 26 उसने डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं, और बाद में 2 सोनेट उनके लव क्यूपिड को डेडिकेट किए गए हैं। सो इसमें किसको एड्रेस किया है इन्होंने, यहाँ पे WH को फर्स्ट नंबर पे फ्रेंड,
सेकंड नंबर पे बिलव्ड, डार्क लेडी एंड लास्ट में लव क्यूपिड। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रन, वो WH के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज, बी द कॉमेडीज एंड ट्रेजिडीज, सी हिस्ट्री एंड ट्रेजिडीज एंड डी ट्रेजिडीज एंड रोमांस। तो हमें बताना है जूलियस सीजर जो है कौन किन किन के बीच में आता है वो। सो क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट आंसर इज सी, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज। और जब ग्लोब थिएटर बना था तो सबसे पहले परफॉर्म होने वाला प्ले उनका जूलियस सीजर ही था। इन 1599 ये ग्लोब थिएटर में परफॉर्म हुआ था। देन 16 क्वेश्चन, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। तो कॉर्डेलिया जो कैरेक्टर है ये किंग लियर से लिया गया है, शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी है ये। तो कॉर्डेलिया ने अपने फादर की हेल्प क्यों की थी, यहाँ पे ये बताना है। सो ए, he had given her the lion's share of his kingdom, B, he had deprived her of her share in the kingdom, C, out of her genuine love for him, and D, she hated her elder sisters. So question number 16, the correct answer will be C, out of her genuine love for him. Then question number 17, she gave me eyes, she gave me ears, and humble cares and delicate fears were in reference to। तो इसमें बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसको रेफरेंस किया है। सो रिवर वाई, एनिट वेलोन, डोरोथी वर्ड्सवर्थ एंड डी एंचेस्ट्रल स्कॉटलैंड। सो क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट आंसर विल बी सी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। Question number 18, which work of Wordsworth was criticized in the Edinburgh Review with its insolent "This will never do"। तो कौन से वर्क को उनके क्रिटिसाइज किया गया है ये हमें बताना है। और किस में क्रिटिसाइज किया गया था, एडिनबर्ग रिव्यू इज अ मैगजीन। सो ए द एक्सकर्सन, बी बोल्डर्स, सी पीटर बेल एंड डी लूसी ग्रे। सो द करेक्ट आंसर इज ए, द एक्सकर्सन। तो एक्सकर्सन वर्क को क्रिटिसाइज किया गया था कि दिस विल नेवर डू। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से देख लीजिए। और ये एक्सकर्सन उनका कब आया था, कब पब्लिश हुआ था, इन 1888। देन बॉर्डर्स उनका 1842 में आया था। पीटर बेल इन 1819 एंड लूसी ग्रे, ये इनकी जो 5 लूसी पोएम्स है उनसे अलग, ये लूसी पोएम 5 पोएम में से नहीं है। जो 5 लूसी पोएम का सेट है वो अलग है और ये लूसी ग्रे उनकी अलग से है। ओके, सो ऐसे ही हमें रिवाइज करते चलना है, एक क्वेश्चन में से कई कई आंसर निकालते चलने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19, वेयर एंड व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वाल्टर स्कॉट। सो वर्ड्सवर्थ मिस्टर सर वाल्टर स्कॉट से कहाँ और कब मिले थे ये बताना है। सो ए डेनमार्क 1826, बी स्कॉटलैंड 1803, सी इंग्लैंड 1803 एंड डी लंदन 1800। सो द करेक्ट आंसर इज बी, स्कॉटलैंड 1803। तो वॉल्टर के बाद में ही स्कॉट आया है तो स्कॉट से स्कॉटलैंड, ऐसे हम लर्न कर सकते हैं। 1802 में उनकी मैरिज हुई थी तो 1803 में वो वाल्टर स्कॉट से स्कॉटलैंड में मिले थे। और वर्ड्सवर्थ का अगर बर्थ देखा जाए सो 1770 में इनका बर्थ हुआ है और 1850 में इनकी डेथ हुई है। ओके, 1843 में इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था, 1843। देन क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप। तो वर्ड्सवर्थ जो है यूरोप कितनी बार गए हैं ये हमें यहाँ बताना है। 4 टाइम्स, बी 5 टाइम्स, 6 टाइम्स और ट्वाइस। सो क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट आंसर विल बी सी,
6 टाइम्स, यूरोप में वो 6 टाइम्स गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन, बी एक्सेसिव ऑफ प्राइड, सी नोबल इनएक्शन एंड डी जेलिसी ऑफ नेचर। सो द करेक्ट आंसर इज ए ओवरलैपिंग एम्बिशन, क्योंकि उसकी जो ये एम्बिशंस थी उसी की वजह से उसने राजा बनने के लिए कितने मर्डर किए और ये प्ले आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 22, which time Wordsworth refers to in these lines from Prelude? Europe at that time was thrilled with joy, France standing on the top of golden hours and human nature seeming born again। तो ये जो लाइन्स है इसमें बताना है कौन सा उन्होंने जो पीरियड है किसको उन्होंने पीरियड्स को यहाँ पे लिया है। सो ए the period of French Revolution, B the beginning of Romanticism, C celebrating the poet laureateship and D none of these। So question number 22, the correct answer will be A the period of French Revolution। सो प्रेल्यूड के बारे में बात हो रही है यहाँ, तो देख लेते हैं। प्रेल्यूड जो था वो उन्होंने स्टार्टिंग में कोलरिज को डेडिकेट किया था उसमें। सो ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड उन्होंने इसका नाम रखा था। 1805 में ये कंप्लीट हुआ था और उनकी डेथ के बाद 1850 में इसको उनकी वाइफ के द्वारा पब्लिश कराया गया था। ओके और ये जो प्रेल्यूड है ये नाम उनको इस वर्क को उनकी वाइफ ने ही दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 22, which time Wordsworth refers to। अच्छा एक चीज और इसमें, जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था इसको तो टू कोलरिज लिखा था इन्होंने, और जो उनकी सिस्टर है डोरोथी, आई थिंक उन्होंने इसको ये नाम दिया था, ये टाइटल दिया था ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। और लेटर सबसे लास्ट में जो ये पब्लिश हुआ है तब ये जो फाइनल जो टाइटल दिया गया है तब उनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने ये टाइटल दिया है और इसको 1850 में पब्लिश कराया है। सो डोंट बी कंफ्यूज इन इट। क्वेश्चन नंबर 23, which poem these lines have been taken from? They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude। तो ये हमें बताना है ये कौन सी पोम से ये वाली लाइंस ली गई हैं। सो ए डैफोडिल्स, बी टिंटन एबी, सी प्रेल्यूड एंड डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए डैफोडिल्स। सो डैफोडिल्स यहाँ देख लेते हैं। जो डैफोडिल्स है ये जो लिखी गई थी ये लिखी गई थी 1804 में और इसको पब्लिश कराया गया था 1807 में, और इसको दोबारा रीप्रिंट भी हुआ था ये। तो ये जो दोबारा रिपब्लिश हुआ था वो हुआ था 1815 में। देन टिंटन एबे देख लेते हैं। टिंटन एबे 1798 में इनका पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेट्स में। इनकी जो फर्स्ट विजिट है 1793 में हुई थी और सेकंड विजिट उनकी 5 इयर्स लेटर 1798 में हुई थी। तब इन्होंने इसको लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश कराया था और ये लास्ट पोयम है लिरिकल बैलेट्स की। यहाँ प्रेल्यूड देख लेते हैं। प्रेल्यूड इनका 1805 में कंप्लीट हुआ था, अभी ऊपर बताया है, और 1850 में पब्लिश कराया गया था। एंड वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये इनका 1802 में लिखा गया था और 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था। ये इनकी एक फेमस सोनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो इसका सही आंसर तो पता चल ही गया है आपको। द करेक्ट आंसर इज ए डैफोडिल्स। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच पोम दीज लाइन्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ। तो ये लाइन बतानी है हमें, यहाँ पे दी गई हैं कौन सी पोएम से ली गई हैं। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो ए टिंटन एबे,
बी प्रेल्यूड, सी डैफोडिल्स एंड डी रूथ। सो ये लाइन कौन सी पोम से ली गई हैं? ये ली गई हैं ए टिंटन एबे से, जो 1798 में पब्लिश कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच पोम मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री। मिल्टन ने कौन सी पोम में अपने व्यूज दिए हैं पोएट्री के लिए, पोएट्री के ऊपर? सो ए लिसिडस, बी पैराडाइज लोस्ट, सी पैराडाइज रिगेन्ड एंड डी सैमसन एगोनिस्टिस। सो क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज ए लिसिडस, जो इन्होंने 1637 में लिखी थी एंड 1638 में ये पब्लिश कराई गई थी लिसिडस। पैराडाइज रिगेन देखें तो ये 1671 में आई थी, पैराडाइज लोस्ट 1667 में एंड सैमसन एगोनिस्ट 1671 में। पैराडाइज रिगेन्ड और सैमसन एगोनिस्ट ये दोनों एक साथ आई थी। देन क्वेश्चन नंबर 26, द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज। तो एल एलिग्रो का हमें मीनिंग बताना है, क्या होता है? सो इल और पेंसिव मैन, बी हैप्पी और चीयरफुल, सी मैन ऑफ जॉली नेचर एंड डी मैन ऑफ रिजर्व्ड नेचर। सो क्वेश्चन नंबर 26, द करेक्ट आंसर विल बी बी हैप्पी और चीयरफुल। क्वेश्चन नंबर 27, द मीनिंग ऑफ इल पेंसेरोसो। सो इल पेंसेरोसो का हमें यहाँ मीनिंग बताना है। ए इल एंड पेंसिव मैन, बी अ हैप्पी मैन, सी एन अगली मैन एंड डी अ वेरी हैंडसम पर्सन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए इल एंड पेंसिव मैन। और इसका जो टाइटल लिया गया था ये म्यूजिकोलॉजी से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, द टाइटल ऑफ, अगेन यही क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी आंसर बताया इसका। द टाइटल्स ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरोसो आर टेकन फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी, फिलोसफी, सोशोलॉजी एंड माइथोलॉजी। सो क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट आंसर इज ए म्यूजिकोलॉजी, अभी बताया है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 29, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज अ। सो जॉन गाल्सवर्दी का जो फेमस वर्क है द डार्क फ्लावर, तो ये हमें बताना है क्या है, जेनर कौन सा है इसका। सो अ लव ड्रामा, बी अ ट्रेजिक प्ले, सी अ लव नोवेल एंड डी अ कॉमिक प्ले। सो क्वेश्चन नंबर 29, द करेक्ट आंसर विल बी सी अ लव नोवेल। सो आई थिंक 1913 में आया था ये द डार्क फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। सो किनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? कैपिटलिस्ट और लेबर्स पार्टी के बीच में। सो कौन से वर्क में हुआ है ये? स्ट्राइफ, सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज एंड डी द स्किन गेम। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए स्ट्राइफ। इसमें इनके जो मजदूर संघ होता है और इनका जो मालिक होते हैं मिल के, उनके बीच में एक स्ट्राइक को दिखाया गया है। सो इसकी अगर बात करें तो स्ट्राइफ कब आया था? स्ट्राइफ आया था 1909 में। देन यहाँ सिल्वर बॉक्स 1906 में। ऐसे ही अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो हम इनको नहीं भूलेंगे और हमें ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। लॉयल्टीज 1922 में एंड द स्किन गेम 1920 में। सो द करेक्ट आंसर इज स्ट्राइफ। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ। तो स्ट्राइफ जो प्ले है इनका, जो 1909 में आया है, इसमें बताना है कि इनका लीडर कौन है, जो लेबरर्स हैं इनका लीडर कौन है। सो डेविड रॉबर्ट्स, बी जॉन बल्जेन, सी हेनरी थॉमस एंड डी नन ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट आंसर इज ए डेविड रॉबर्ट्स। सो ये लेबर पार्टी का जो है लीडर था जिसने स्ट्राइक को कंटिन्यू कराया हुआ था, और इसकी वाइफ भी इस स्ट्राइक के चलते भूख से मर गई थी
लेकिन ये अपनी स्ट्राइक को नहीं रोकना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 32, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज। सो गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले है जिसमें लोअर क्लासेस को भी दिखाया गया है? सो द कंट्री हाउस, बी द फोरसाइट सागा, सी फ्रेटर्निटी एंड डी नन ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी फ्रेटर्निटी। सो फ्रेटर्निटी में लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया था। अब एक बार देख लेते हैं, द कंट्री हाउस ये कब आया था? इन 1907। देन फोरसाइट सागा इन 1922 और इसी वर्क के लिए 1932 में गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। फ्रेटर्निटी उनका जो वर्क है ये 1909 में आया था। सो फोरसाइट सागा जो इसमें 5 नॉवेल्स का सेट है, ये 3 नॉवेल्स हैं इसमें और 2 इंटरल्यूड हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट इज सी फ्रेटर्निटी। क्वेश्चन नंबर 33, पन इज। तो पन क्या है? ऑपोजिट वर्ड, अ प्ले ऑन वर्ड्स, अ फनी वर्ड और आइडेंटिकल वर्ड्स। सो कितनी ही बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, अ प्ले ऑन वर्ड्स। 34, the occurrence of the same letter or sound at the beginning or adjacent words is। जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में सेम लेटर्स या सेम साउंड आते हैं उनको क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन, एसोनेंस, हाफ राइम और राइम। सो द करेक्ट आंसर इज ए, एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 35, a figure of speech in which a qualifying adjective is sometimes transferred from a person to a thing or from one word to another to which it does not strictly belong is called। So adjective is sometimes transferred means जिस word के साथ एडजेक्टिव को लगाना है उसके साथ ना लगा करके जब हम किसी दूसरे वर्ड के साथ उस एडजेक्टिव को लगा देते हैं तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है वो हमें यहाँ बतानी है। मिटोनमी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, सी एपोस्ट्रोफी एंड डी पर्सोनिफिकेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव एंड ट्रांसफर्ड यहाँ पे क्वेश्चन में भी साथ में दिया गया है। 36, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन है जो उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी थी। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबल, बी साइनिडोकी, सी अपोस्ट्रोफी एंड डी मेटाफर। सो क्वेश्चन नंबर 36, द करेक्ट आंसर विल बी बी, साइनिडोकी। सो साइनिडोकी मीन्स जहाँ पे हम पूरे होल के लिए पार्ट को यूज करते हैं, दैट इज साइनिडोकी। पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट। देन 37, द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन सीट ओबर्न लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर्ड द लेबरिंग स्वेन। तो इसमें बताना है हमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। सो ए हाइपरबोली, बी साइनिडोकी, सी एपोस्ट्रोफी एंड डी मेटाफर। सो 37, द करेक्ट आंसर विल बी सी एपोस्ट्रोफी। देन क्वेश्चन नंबर 38, which play of Shakespeare has been described by T.S. Eliot as an artistic failure? So Hamlet, Macbeth, Othello और King Lear। सो इसमें कौन सा है प्ले ये हमें बताना है, आर्टिस्टिक फेलियर। सो 38, द करेक्ट आंसर विल बी ए, हैमलेट। एंड डोंट बी कंफ्यूज इन इट, अगर यहाँ आर्टिस्टिक सक्सेस लिखा है तो इसका आंसर मैकबेथ हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें आर्टिस्टिक फेलियर लिखा आता है तो इसका आंसर हैमलेट हो जाएगा। ओके, सो इसमें द ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब देख लेते हैं ये जो वर्क हैं शेक्सपियर के कौन सी डेट में कौन से ईयर में आए हैं ये।
सो हैमलेट जो उनका वर्क है ये आया है 1600 टू 1601 ये लिखा गया था। देन मैकबेथ इन 1606, ओथेलो इन 1603 टू 1604 एंड किंग लियर इन 1605। ये सबको मालूम है लेकिन थोड़ा सा रिवीजन होता जाता है, इसलिए मैं बीच में इनको रिपीट कर देती हूँ। तो 38 द करेक्ट आंसर इज ए, हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 39, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। सो देख लेते हैं करेक्ट आंसर। आर्टिस्टिक सक्सेस आया है यहाँ पे, तो अभी मैंने आपको बताया था, ज़्यादा इसको बताने की जरूरत नहीं है। सो बी इज करेक्ट आंसर हेयर, मैकबेथ। आर्टिस्टिक फेलियर आए तो हैमलेट, और आर्टिस्टिक सक्सेस आए तो मैकबेथ। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर इज। सो शेक्सपियर ने टोटल कितने नंबर ऑफ सोनेट लिखे हैं? ए 154, बी 156, C 148 and D 160. So 40 the correct answer is A 154। टोटल 154 सोनेट लिखे हैं उन्होंने, जिसमें 126 उन्होंने डेडिकेट किए हैं WH उनका जो फ्रेंड है उनको, 26 उनके डार्क लेडी के लिए हैं और 2 उनके लव क्यूपिड के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, Which of the following writers is noted for what Keats called negative capability? So किस राइटर के लिए कीट्स ने ये टर्म दी है नेगेटिव कैपेबिलिटी? सो दैट इज ऑप्शन ए मिल्टन, बी शैली, सी टेनिसन एंड डी शेक्सपियर। सो द करेक्ट आंसर इज डी शेक्सपियर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 42, Shakespeare owned Globe Theatre but it was burned during a performance of। तो शेक्सपियर ने जो ओन किया था इसको, ग्लोब थिएटर को, उनके ये उसमें शेयर होल्डर थे। तो इसमें बताना है कि जब इसमें आग लगी थी तो कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था वहाँ पे। हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी 6 और हेनरी 8। सो क्वेश्चन नंबर 42 द करेक्ट आंसर विल बी डी हेनरी 8। सो ग्लोब थिएटर 1598 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1599 में ये बन के अलग हट गया था, और जब ये बन के अलग हटा था तो इसमें फर्स्ट परफॉर्म हुआ था जूलियस सीजर। देन 1613 में इसमें आग लग गई थी और 1614 में इसको रिबिल्ड कराया गया था। और जब इसमें आग लगी थी तो यहाँ पे शेक्सपियर का जो प्ले है हेनरी 8 वो यहाँ पे पब्लिश हो रहा था, परफॉर्म हो रहा था। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 43, विच इज द अदर प्ले देन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व्स द क्लासिकल यूनिटीज। इसमें बताना है हमें शेक्सपियर का कौन सा प्ले है अदर देन टेम्पेस्ट जिसमें क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो किया गया हो। सो ए 12th नाइट, बी लव्स लेबर लोस्ट, सी द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड डी मैकबेथ। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी द कॉमेडी ऑफ एरर्स। अब देखिए इसमें कैसे इसको लर्न करेंगे। शेक्सपियर ने क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो किया था। एक तो अपनी फर्स्ट कॉमेडी, सबसे पहली जो उनकी कॉमेडी थी द कॉमेडी ऑफ एरर्स, सबसे छोटा प्ले था जो इनका ये द कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसमें इन्होंने इसको फॉलो किया था। और सबसे लास्ट में जो इनका वर्क है द टेम्पेस्ट, इनका स्वैन सॉन्ग, तो ये भी कॉमेडी है, इसमें भी इन्होंने क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो किया था। एंड क्लासिकल यूनिटीज क्या होती हैं? यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 44, कोरस। कोरस बताना है क्या होता है, ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। इज अ ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक्स, बी इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, सी is a group of beautiful actresses and D is a group of DJ dancers.
सो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा. सो क्वेश्चन नंबर 45, कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज. सो कॉमिक रिलीफ हमें बताना है इसमें. ए, द इंटरवल इन द प्ले और फिल्म. बी, अ हिलेरियस कॉमेडी. सी, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी. एंड डी, द इफेक्ट ऑफ कैथारसिस. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजिडी. जब कोई ट्रेजिडी दिखाई जाती है तो उसमें क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है. तो वो होता है ना उसमें कैथारसिस की परगेशन ऑफ इमोशंस, की इमोशंस बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं तो उनका मूड ज़्यादा ख़राब ना हो, तो बीच में क्या होता है, एक छोटा सा ह्यूमरस एपिसोड दिखा दिया जाता है जिसको कॉमिक रिलीफ बोलते हैं, जिससे उनके मूड का बैलेंस बना रहता है. Then 46, beat writers wrote in the 1950s, B, wrote in the 1940s, C, wrote in the 1960s, and D, wrote in the 1980s. So 46, the correct answer will be A, wrote in the 1950. 47, वॉट इज सोलिलोकी. अब सोलिलोकी क्या होता है ये हमें बताना है. सो ए, एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड. बी, सीक्रेट स्पीच. सी, एन एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हर्ड बाय ऑडियंस. एंड डी, एन एक्टर्स स्पीच meant for other characters also. So the correct answer is A, an actor's secret thought uttered aloud. क्योंकि जो राइटर सोचता है वो तो हमें पता नहीं चलेगा ये माइंड में क्या सोच रहा है, तो जिससे ऑडियंस को समझ में आ जाए कि वो क्या सोच रहा है, तो वो अपनी जो थॉट्स है उसको थोड़ा लाउडली बोलता है जिससे ऑडियंस उसको अच्छे से सुन पाती हैं, और वो स्टेज पे अकेला खड़ा होकर के बहुत तेज तेज जो भी वो सोच रहा है उसको बोलता है. और इसी से मिलता जुलता टर्म है असाइड. असाइड में क्या होता है, वो बाकी कैरेक्टर्स को साइड में छोड़ करके एक साइड आ जाता है और वहाँ पे आकर के वो अपनी जो बात है उसको कहता है जिसको ऑडियंस सुन पाते हैं, लेकिन जो अदर कैरेक्टर हैं वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो. ओके. सो सोलिलोकी होता है अपने मन के जो विचार हैं उनको तेज तेज स्टेज पर बोलना. क्वेश्चन नंबर 48, persona, tone and voice reflect in recent criticism. So A, the tendency to highlight characterization. B, the tendency to disregard plot in modern novels. C, the tendency to infuse as a major literary tool. And D, the tendency to think of all narrative and lyric works of literature as discourse. So 48, the correct answer will be A, the tendency to highlight characterization. 49, the following lines are taken from To me, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. ये लाइन्स हमें बतानी है कौन से वर्क से ली गई हैं. सो इमोर्टैलिटी ओड, टिंटन एबे, माइकल and Scone note the sonnet. So the correct answer of question 49 will be A, immortality ode. So A is right answer here. अब देख लेते हैं थोड़ा सा कौन से ईयर में ये आए थे वर्क इनके. सो इमोर्टैलिटी ओड जो था ये 1802 से 1804 के बीच में लिखा गया था और 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था. माइकल की देखें तो माइकल 1800 में लिखा गया था और 1800 में इसको पब्लिश करा दिया गया था. टिंटन एबे 1798 में आया था. सो 1793 में इनकी फर्स्ट विजिट हुई थी. 1793 में फर्स्ट विजिट हुई थी इनकी टिंटन एबे में, और सेकंड टाइम जो गए थे ये 1798 में गए थे. सो लिरिकल बैलेट्स में 1798 में इसको पब्लिश करा दिया गया था. गॉट इट. सो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज ए, इमोर्टैलिटी ओड. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
Who said it? To me, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. तो यहाँ पे सेम ही लाइन आई है, ये 49 में भी सेम ही है, 50 में भी सेम है। तो यहाँ बताया है इमोर्टैलिटी ओड में आई है ये लाइन, और किसने बोला है ये यहाँ पे ये पूछा है इसमें। सो जॉन कीट्स, अल्फ्रेड टेनिसन, पीबी शैले एंड नन ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली इमोर्टैलिटी ओड विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो 51 दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, तो कौन सी पोम से या कौन से वर्क से ये वाली लाइन ली गई हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। सो ए लूसी ग्रे, बी माई हार्ट लीप्स अप, सी माइकल एंड डी लंडन 1802। So question number 51, the correct answer will be B, My Heart Leaps Up। और इसको द रेनबो भी बोलते हैं, इसका जो सब टाइटल है दैट इज द रेनबो। और ये फेमस लाइन्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 52, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, तो ये जो लाइन्स है कौन से वर्क से ली गई हैं। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, सो The Solitary Reaper, B. Daffodils, C. To Lucy and D. Michael। So question number 52, the correct answer will be C, To Lucy। Question number 53, who said about Milton, तो मिल्टन के बारे में किसने बोला है। This man cuts us all about and ancient too, तो ये जो स्टेटमेंट है मिल्टन के बारे में किसने बोला है ये यहाँ बताना है। सो जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, थॉमस ग्रे एंड डॉक्टर जॉनसन। सो क्वेश्चन नंबर 53, द करेक्ट आंसर विल बी ए, जॉन ड्राइडन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट, जॉयस इन नेचर। तो मिल्टन की हमें पोएम बतानी है कौन सी फुल स्पिरिट में थी, जॉयस स्पिरिट में थी, और ये यहाँ एलिजाबेथन स्पिरिट दी हुई है इसमें थी। सो देख लेते हैं ऑप्शंस। ए होल्टन पीरियड, होल्टन पोएम्स, बी पोएम्स आफ्टर गेटिंग ब्लाइंड, सी पोएम्स रिटन आफ्टर कमिंग फ्रॉम प्रिजन एंड डी पोएम्स रिटन ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ पीरियड। सो देख लेते हैं क्वेश्चन 54 का करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, होल्टन पोएम्स। और ये कब से कब तक थी, 1632 टू 1637 आई थिंक, कंफर्म नहीं है, एक बार देख लेना आप, शायद यही था। सो होल्टन पीरियड इस इन ईयर्स में लिखी हुई थी। क्वेश्चन 55, विच वन ऑफ दीज described Milton's Paradise Lost as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? So A. Lamartine, B. J.C. Ranson, C. Northrop Frye and D. Jacques Derrida. So the correct answer will be A. Lamartine। 56. Galsworthy's novels are chiefly occupied with the effect and conflict of A. Individual and the universe, B. Feudalism upon monarchy, C. Class tradition upon society and D. Class tradition upon religion। सो ज़्यादातर गाल्सवर्दी ने किसके लिए वर्क किया है, सोसाइटी के लिए वर्क किया है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए किया है। सो द करेक्ट आंसर इज क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 57, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेज डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेज। तो किसके मॉडल पर गाल्सवर्दी ने अपने प्रॉब्लम प्लेज को लिखा है। हेनरी आर्थर जोन्स, बर्नार्ड शॉ, सी हेनरिक इब्सन एंड डी नन ऑफ दीज। सो 57, द करेक्ट आंसर इज सी, हेनरिक इब्सन। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ प्रॉब्लम प्लेज।
Henrik Ibsen. Question number 58. The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. सो वेरी फेमस लाइन तो कौन से वर्क से ली गई है ये हमें बताना है. सारी पावर हमारे माइंड के हाथ में होती है. हम स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकते हैं. ए एरोपैजिटिका, बी पैराडाइज लोस्ट, सी टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल एंड डी कॉमर्स. द करेक्ट आंसर इज बी पैराडाइज लोस्ट. एंड ये जो मोटिवेशनल लाइंस हैं ये सैटर्न ने बोली हैं. देख लेते हैं 59 क्वेश्चन. टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दाउ इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन. ये भी बहुत मोटिवेशनल लाइन है कि नर्क में शासन करना ज़्यादा अच्छा है स्वर्ग में सेवा करने से. एरोपैजिटिका, पैराडाइज लोस्ट, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल एंड डी कॉमर्स. अगेन ये जो फेमस लाइन है ये ली गई हैं पैराडाइज लोस्ट से और सैटर्न इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स. देन 60. सैटर्न ने पैराडाइज लोस्ट में बहुत मोटिवेशनल लाइंस दी हुई हैं और बहुत फेमस भी हैं वो सभी उसकी कोटेशंस. 60. व्हेन मैन इवोल्व्ड पिटी he did a queer thing, deprived himself of the power of living life as it is without wishing it to become something different. Who said? हमें बताना है जो लाइन है किसने बोली है. जॉन गाल्सवर्दी, बर्नार्ड शॉ, थॉमस हार्डी एंड D.H. लॉरेंस. क्वेश्चन नंबर 60, द करेक्ट आंसर विल बी ए, जॉन गाल्सवर्दी. 61. हु कोट्स द फॉलोइंग लाइन इन जस्टिस. जस्टिस प्ले में किसने ये लाइन्स बोली हुई हैं. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड. ए वॉल्टर हाउ, बी रॉबर्ट कुक्सन, सी विलियम फाल्डर एंड डी स्वीडल. क्वेश्चन नंबर 61, द करेक्ट आंसर इज ए वॉल्टर हाउ. वॉल्टर हाउ जो बेटा होता है जेम्स हाउ का, उसने फाल्डर के बचाव में ये लाइन बोली हुई थी, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड. वो चाहता था कि फाल्डर को माफ़ कर दिया जाए जो उसने फोर्जरी की थी कि 9 के प्लेस पे उसने 90 पाउंड कर दिया था चेक में. तो वॉल्टर हाउ चाहता था कि उसको माफ़ कर दिया जाए. 62. म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन द प्ले. अब म्यूट सीन और ट्रायल सीन कौन से प्ले में आए हैं. जस्टिस, मेड इन वेटिंग, वैग्यू थॉट्स ऑन आर्ट एंड डी सेंट्स प्रोग्रेस. 62, द करेक्ट आंसर विल बी ए, जस्टिस. देन fill in the blanks with appropriate option. 63. The doctor said that a small daily dose of the new drug would soon cure him. tablet, pill, dose and quantity. देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर. अगर आपने लगाया है सी, सी इज द करेक्ट आंसर. आपका आंसर सही है. द डॉक्टर सेड दैट a small daily dose of the new drug would soon cure him. Then 64. You dash him since his childhood. Have known, knew or am knowing. देखते हैं क्या आएगा इसमें. 64, the correct answer is A, have known. अब ये देखिए जहाँ पे सिंस और फोर आते हैं वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यूज करते हैं, लेकिन नो की हम ING फॉर्म नहीं बनाते. तो यहाँ पे हम हैव नोन करते हैं. परफेक्ट में इसको चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा इसका. यू हैव नोन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड. देन देख लेते हैं 65 क्वेश्चन. 65 क्वेश्चन इज शी गेव हिम डैश ही वांटेड. what, that which and D, that what. 65, the correct option will be A. She gave him what he wanted. Question number 66. Our jawans lay dash to the town of enemy. siege, siege and sieve. देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज
Siege. Our Jawans lay siege in the town of enemy. 67. I bought this pen dash 5 rupees. सो इसमें हमें preposition fill करना है. फिक्स preposition हमें अच्छे से रट्टा लगा लेना है, अच्छे से लर्न कर लेने हैं सभी. सो आई बोथ दिस पेन, तो ऐसे सेंटेंस में हम फोर लगाते हैं, 4 5 रुपीज. सो 67 सी ऑप्शन इज करेक्ट. 68 आई डैश अ लाई सिंस माई फादर इंस्ट्रक्टेड. सो हैव नॉट टोल्ड, नेवर टोल्ड, will never tell and can never tell. So 68 the correct option is A, have not told. I have not told a lie since my father instructed. 69 he dash a lamp from the ceiling. So hanged on, hung on and hung. So 69 the correct answer will be D, hung. He hung a lamp from the ceiling. Question number 70. He dash on the grass enjoying the sunshine. So lay, lie, laid and lain. कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? So 70 the correct option is A. He lay on the grass enjoying the sunshine. Then question number 71. He dashed to find himself famous. So awoke, awake, woke or awoken. So the correct answer will be A, awoke. He awoke to find himself famous. Then next question, see the directions here. Choose the appropriate meaning for the given idioms. Idioms दिए गए हैं, इनके हमें मीनिंग यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं. So 72 to face the music. A, to attend musical performance. B, to make merry. C, to face the consequences. And D, to attend a function. 72 the correct answer will be C, to face the consequences. 73 to read between the lines. So A, to read minutely, B, to waste time, C, to look for meaning that are not actually expressed, and D, to see through one's design. सो इडियम और फ्रेज में क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ के हम जो आइडिया लगा सकते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सो हेयर सी इज द करेक्ट आंसर, टू लुक फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड. 74 टू प्लो द सैंड. सो ए, टू मेक द डेजर्ट ब्लूम. बी, टू वर्क इन वेन. सी, टू डू अ डिफिकल्ट वर्क. एंड डी, टू मेक द डेजर्ट फर्टाइल. So question number 74 the correct answer is B here, to work in vain. 75 to give somebody the cold shoulder. So A, to snub him or insult by ignoring. B, to mollify him. C, to humiliate him. And D, to receive him warmly. So 75 the correct answer is A, to snub him or insult by ignoring. Then choose the option that has error. तो इसमें हमें error find out करनी है. So 76 return it back to me today if you do not need it. So 76 देख लेते हैं correct answer. So here A option में error है, return it back. सो रिटर्न और बैक दोनों एक साथ यूज नहीं होते. इसका क्या होना था करेक्ट करने के लिए, रिटर्न इट टू मी. तो ए पार्ट में एरर है. देन 77 ही वॉन्ट गो टू द पिक्चर्स विदाउट यू कम टू. सो जल्दी से फाइंड आउट कीजिए एरर पार्ट इसमें. सो द करेक्ट पार्ट इज सी, विदाउट यू कम टू. तो इस पार्ट में एरर है. 78 will you recommend me
a clerk who you think is competent. So 78 find out करना है error part. So B part is incorrect here. Will you recommend me a clerk? Okay, so me a clerk इस part में यहाँ error है. 79 the quality of films today are inferior to the films produced in the past. 79 देखते हैं एरर पार्ट इसमें. सो द क्वालिटी ऑफ फिल्म्स टुडे आर इन्फीरियर, इसके बी पार्ट में एरर है. क्या एरर है? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द क्वालिटी ऑफ फिल्म्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसके साथ में इज यूज करना है, यहाँ पे आर का यूज रॉन्ग है. सो इसका बी पार्ट में एरर है. 80 क्वेश्चन. द ट्रेन दैट वाज रिपोर्टेड रनिंग ऑन टाइम had not reached the station even after 2 hours of the scheduled time and no error. So find out the error part in it. So here जो error part है that is C, even after 2 hours of the scheduled time, इसके C part में error है. Then 81 to 85 find out the synonym. Synonym means same word और पर्यायवाची. So 81. सो 81 में फर्टाइव का हमें सिनोनिम बताना है. सो ए स्टेल्थी और कोवर्ट, बी चैटरिंग और लुक्वेसियस, सी करेज और ग्रिट, एंड डी स्टेल एंड ट्राइड. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, स्टेल्थी एंड कोवर्ट. फर्टाइव का मीन्स क्या होता है? यहाँ पे फर्टाइव का मीनिंग होता है चुराया हुआ. देन 82 गॉलिंग. सो गॉलिंग का हमें यहाँ मीनिंग बताना है. गैलिंग मीन्स सो ए एक्सप्लोसन, आउटबर्स्ट, बी इरिटेटिंग और हैरेसिंग, सी डिस्क्रेडिट और डिक्री, एंड डी वीक एंड फेंट. सो अगर आपका ऑप्शन बी है सो दैट इज करेक्ट, इरिटेटिंग एंड हैरेसिंग. और जो गैलिंग है, गैलिंग का मीनिंग यहाँ पे होता है दुखद. 83 हाइपोथेटिकल. सो ए ऑफ हैंड और एक्सटेम्पर, बी रोविंग और नोमैडिक, सी सपोज्ड एंड अनकन्फर्म्ड, एंड डी सिंसियर एंड कैंडिड. सो क्वेश्चन नंबर 83 द करेक्ट आंसर विल बी सी, सपोज्ड एंड अनकन्फर्म्ड. एंड जो हाइपोथेटिकल होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है काल्पनिक, इमेजिनरी. देन 84 गोलेस. सो यहाँ पे गोलेस का मीन्स हो जाएगा ए स्ट्यू एंड ओलियो, बी ट्रेसपास एंड इंट्रूड, सी फनी और ह्यूमरस, एंड डी ग्रूसम एंड डिसमल. सो अगर आपका ऑप्शन ए है सो दैट इज करेक्ट, स्ट्यू एंड ओलियो. सो यहाँ पे जो ये गैलेस है, गैलेस का मीनिंग होता है, यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग है इसके. मसालेदार शोरबा भी है, ताश के पत्तों को 4 पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं खिलाड़ियों में उसको भी बोलते हैं, और मिलावट करने से भी है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए. देन 85 इमिनेंट. इमिनेंट का करेक्ट मीनिंग बताना है, इम्पोर्टेंट वर्ड है ये. ए स्लगिश और टार्डी, बी ल्यूड एंड वॉन्टन, सी गेन एंड प्रॉफिट, एंड डी क्लोज एंड इम्पेंडिंग. सो क्वेश्चन नंबर 85 द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, क्लोज एंड इम्पेंडिंग. सो इमिनेंट को अगर हम हिंदी में देखें तो इसका जो हिंदी मीनिंग जाएगा दैट इज करीब, नियर. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी, क्लोज एंड इम्पेंडिंग. अब यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिए गए हैं, हमें इनको फाइंड आउट करना है. क्या इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा? 86 अ प्लेस ऑफ वॉशिंग डिशेस एडजॉइनिंग किचन. सो किचन में जो एक वॉशिंग डिश को वॉश करने के लिए प्लेस होता है उसको हमें बताना है क्या होता है वो.
nepotism, scullery, C. crusade, and D. spinster. So question number 86, the correct answer is B. scullery. 87, a place of shelter or refuge or psychiatric hospital. So A. asylum, B. pathophobia, C. anecdote, and D. verboge. So 87, the correct answer is A. asylum. 88, a place with gambling tables. एक ऐसा प्लेस जहाँ पे गैम्बलिंग टेबल्स भी होती हैं. सो दैट इज A. prodigy, B. pier, C. casino, and D. herpetophobia. So 88, the correct answer will be C. casino. 89, a place where prostitutes are available. जहाँ पे prostitutes होते हैं, जो वैश्यावृत्ति होती है, उस प्लेस को क्या बोला जाता है. सो A. ज्यूसोफोबिया, B. पेनियाफोबिया, C. यूक्सोरिसाइड, and D. brothel. So the correct answer is D. brothel. 90 question, a political leader who tries to get support by making false promises and using arguments based on emotion. So demagogue, clinophobia, C. dentophobia, and D. panegyric. So the correct answer will be A. demagogue. और अगर आपको रूट वर्ड्स लर्न है तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में. जैसे यहाँ पे फोबिया दिया हुआ है, तो फोबिया का मतलब ही फियर होता है, तो हमें पता चल जाता है क्वेश्चन में अगर फियर से रिलेटेड नहीं है तो ये आंसर तो नहीं होंगे, है ना. तो रूट वर्ड भी लर्न करने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. सो 90 का ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो 91 to 95 करेक्ट स्पेलिंग हमें फाइंड आउट करनी है. तो आप यहाँ चारों ऑप्शन देख लीजिए 91 क्वेश्चन में. मैं सीधे आपको यहाँ आंसर बता देती हूँ. सो 91, द करेक्ट आंसर इज ए. मैस्मराइज, MESMERIGZE, मैस्मराइज, किसी को मोहित करना. देन 92, मिसलेनियस की हमें स्पेलिंग बतानी है. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. miscellaneous, MISCELLANEOUS. 93, the correct answer will be C. monstrous, MONSTROUS, monstrous. 94, macabre. So 94 का जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज D. MACABRE, macabre. 95, इंस्टेबिलिटी. सो इंस्टेबिलिटी की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. सो ए इज करेक्ट स्पेलिंग इंस्टेबिलिटी, INSTABILITY, इंस्टेबिलिटी. अब यहाँ 96 to 100 क्वेश्चन हमें अनसीन पैसेज देखना है. तो अगर आपको इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए समझने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए. मैं एक बार रीड कर देती हूँ. ब्रोकन फ्रेंडशिप मे बी रिपेयर्ड आउट, द ब्रेक विल ऑलवेज सो. Friendship is a precious thing, too precious a treasure to be carelessly broken or thrown away. The world handles the word friend lightly, its real, true, deeper meaning is forgotten. Your friend is one who appreciates you, your faults as well as your virtues. He understands and sympathizes with your defeats and victories, your aims and ideas, your joys and temptations, your hopes and disappointments as no one else does or can. It is your friend to whom you turn for counsel, for comfort, for praise. He may not be as learned as some or as wise as others. Blessed is the man or woman into whose life has come the beauty and power of such a friendship. Prize it well, do all in your power to keep such a friendship unbroken. Avoid the break, for when it comes it cannot be mended, and the jarring note mars the harmony. So here question number 96, in what way will you judge your sincere friend? So option A, by his appearance,
B. By the way he appreciates your virtues. C. By the way he pinpoints your demerits. And D. By the way he appreciates your faults and virtues. So question number 96, the correct answer will be D. By the way he appreciates your faults and virtues. 97. A true friend is one who shares with another all the joys of life. B. Encourages you in your hour of trials and tribulation, deserts you. And D. Shares your defeats and victories, aims and ideas, joys and temptations. So question number 97, the correct answer will be डी. सच्चा फ्रेंड वो होता है जो हमें सिर्फ प्रेज नहीं करता, बल्कि हमारी जो डीमेरिट्स हैं उसको भी हमें बताता है, हमारी मेरिट्स को भी हमें बताता है, और हमारा साथ ना छोड़ करके हमारी विक्ट्री को, हमारी डिफीट्स को और हर तरह के टाइम में हमारे साथ देता है. सो 98, we owe our blessed life to the experience of moments of loneliness. B. A friend's constant companionship. C. The power and beauty and friendship. And D. The feeling that there is someone to humor us. So question number 98, the correct option will be C. The power and beauty of friendship. So देखते हैं question number 99. So why do we turn sincere friends? A. We turn to sincere friends for physical support. B. We turn to them for financial help. C. We look to them for their magnanimity. And D. We turn to them for counsel, comfort and words of cheer. So the correct option will be D. We turn to them for counsel, comfort and words of cheer. 100 question. Friendship ought not to be broken. Why? Because it will foster discord. B. Because it will make life troublesome. C. Because it will rob life of all its vitality and vivacity. And D. Because broken friendship cannot be mended. तो अपनी जो सच्ची फ्रेंडशिप है हमें उसको क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, यहाँ हमें बताना है. So D is correct answer, because broken friendship cannot be mended. So next question, choose the appropriate meaning of the following foreign expressions. foreign expressions है यहाँ पे, इनके मीनिंग हमें बताने हैं. 101. सो लिटेरा स्क्रिप्टा मैनेट, इनकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी अजीब होती हैं. सो ए व्हाट इज it is. So B. What is written is permanent. C. What you give you receive. And D. What you have is yours. So question number 101, the correct answer will be B. What is written is permanent. 102. Literati. So an actor, literary man, a director or a musician. So 102, the correct answer is B. Literary man. C. Magnum opus. तो ये इजी है क्वेश्चन. A. Great work or masterpiece. B. A great day. C. A great year. And D. A year full of happening. So 103, the correct answer is A. A great work of masterpiece. A great work or masterpiece. 104. Malafide. So with bad faith, a male companion, a faithful person or a man of no faith. So the correct answer is A. With bad faith. तो अगर अभी बताया मैंने रूट वर्ड हमें आते होंगे तो भी कुछ क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएंगे. जैसे मेल का मीन्स यहाँ बैड होता है और फाइट का मीन्स यहाँ पे फेथ होता है. सो विद बैड फेथ, ए इज करेक्ट आंसर. 105. मैनो ए मैनो. सो ए डायरेक्टली और फेस टू फेस इन अ कन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट. बी लव एट फर्स्ट साइट. सी द फर्स्ट शो ऑफ अ मूवी. And D. Your first writing. So the correct answer will be A. Directly or face to face in confrontation or conflict. So A is correct answer.
105, 106। सो यहाँ पे हमें क्या है, एंटोनिम बताने हैं। एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। सो डेविएट, सो डेविएट का ऑपोजिट वर्ड हमें बताना है, क्या है यहाँ पे, ए कॉन्सेंट्रेशन, बी डेमोन्स्ट्रेट, सी रिम्यूनरेट एंड डी जेनरेट। सो 106 का करेक्ट ऑप्शन इज ए कंसंट्रेट। 107 एस्टेसी, एस्टेसी होता है परमानेंट। सो इसका जो हमें एंटोनिम बताना है, एगोनी और मिजरी, डोरी, मैरी और डिवोर्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए एगोनी और मिजरी। 108 नॉमिनल, सो ह्यूज, मिनिमम, मैक्सिमम और प्रीमियम। सो 108 द करेक्ट आंसर विल बी ए ह्यूज। 109 फीड, फीड का हमें मीनिंग बताना है यहाँ। सो मीट, स्टार्व, हंगर एंड लंच। फीड होता है किसी को खाना खिलाना। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज बी स्टार्व। 110 मेलाइन, सो फेम, प्रेज, प्रेज एंड अफेक्शन। सो ये वाली जो प्रेज है इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, और ये वाला प्रेज है इसका मतलब होता है तारीफ करना। सो यहाँ पे मेलाइन का मीन्स देखते हैं कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी प्रेज। देन चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट ग्रुप और कलेक्शन। तो 111 ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में। अ कलेक्शन ऑफ डियर, स्वाइन, कैटल, एलिफेंट्स व्हेन पास्चरिंग और ड्रिवन टुगेदर। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं इनका जो कलेक्शन होता है उसको हमें बताना है, क्या बोलते हैं। सो हर्ड, नेस्ट, पैक एंड फ्लाइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हर्ड। 112 अ कलेक्शन ऑफ herrings or fishes. So troop, shoal, team and union. So the correct answer will be B shoal. C a collection of camels. कैमल्स का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं, ऑप्शन ए स्कूल, बी बेबी, सी स्ट्रिंग एंड डी पैक। सो 113 द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी स्ट्रिंग। 114 अ डैश ऑफ पोनीज और हॉर्सेस। जो कलेक्शन होता है पोनीज या हॉर्सेस का उसको बोलेंगे फ्लोक, ड्रोव, कोलम और स्टड। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी स्टड। 115 अ कलेक्शन ऑफ पपीज, किटेंस एंड पिगलिंग्स। सो ए लिटर, बी गैगल, सी हॉल एंड डी लेस। सो the correct answer will be A litter. Choose the option that refers to the young ones, babies of given animal. तो यहाँ पे young ones बताने हैं, जैसे horse है तो horse के बेबी को बताना है, क्या बोलते हैं। सो देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए colt, बी kid, सी tadpole एंड डी puppy. So 116 the correct answer is A colt. Colt is the young one of horse. Then 117 swan. सो स्वान जो होता है इसको बताना है, इसके बेबी को क्या बोलेंगे। सो सिग्नेट, लैम्ब, फोन एंड कब। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए सिग्नेट। 118 कैट, तो लिवरेट, किटन, काफ एंड किड। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी किटन। 119 लेपर्ड। सो लेपर्ड का जो यंग बेबी है दैट इज ए यंग, बी टैडपोल, सी कब एंड डी किड। द करेक्ट आंसर इज सी कब। 120 लायन, तो लायन का यंग वन कौन होता है यहाँ। ए वेल्प, बी किटन, सी फॉन एंड डी कोल्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए वेल्प। देन चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन नाउन्स। यहाँ पे नाउन्स वर्ड दिए हुए हैं, इनके हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं। सो कोवर्डाइज, सो ए कॉवर्ड, बी कॉवर्डली, सी कवर्डीनेस एंड डी कवर्डलीनेस।
So 121, the correct answer will be A, coward. 122, abundance. So A, abounding, B, abundant, C, abiding, and D, abounding. So 122, the correct answer will be B, abundant. 123, एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस का एडजेक्टिव देखते हैं क्या होता है. सो ए, एक्सपेरिमेंट, बी, एक्सपीरियंस, सी, एक्सपीरियंस्ड, एंड डी, एक्सपायरी. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, एक्सपीरियंस्ड. देन 124, वेंचर. सो वेंटुरा, वेंचरफुल, वेंचुराफाई, एंड वेंचरसम. So 124, the correct answer is D, venturesome. 125, pardon. Pardon is a noun, इसका हमें adjective देखना है क्या है. So pardonable, pardoning, pardonson, and pardonful. So the correct answer is A, pardonable. सो ये प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो गया है. आई होप आपका स्कोर बहुत अच्छा गया होगा. अगर आपका 100+ स्कोर है तो समझिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं. अदरवाइज़ थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है. तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको और आपके दोस्तों को टाइम से मिलते रहें. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय.